बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, सबसे पहले हम जरा मौसम की ही बात कर लेते हैं और मैं तो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मौसम को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म है और इंतहाई मरतूब है। और कोई भी मैदानी इलाका, बलाई पंजाब, कहीं पर भी आप चले जाएं, सिंध की तरफ आप चले जाएं, माँ सिवाय पहाड़ी इलाकों के, इस वक्त मौसम कहीं पर भी नॉर्मल नहीं है। और आज मौसम के बारे में जब आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूंगी तो सबसे पहले क्यों हमने आज मौसम को ज़रूर डिस्कस करना है उस पर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अपने अजीज़ों में मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो यकीन जानिए कुछ लोगों ने, जिन्हें बड़ा शौक होता है ना ईद कुर्बान से पहले अपने घर में बकरे रखने का, यकीन जानिए इस कदर गर्मी है कि लोगों के बकरे मर गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके घरों में जानवर आप लोगों ने पाल रखे हैं तो उनको आप सायादार जगहों पे रखें, कुछ उनके लिए भी पंखे या एयर कूलर का इंतजाम करके रखें और उनको ठंडा पानी पिलाएं। क्योंकि अगर आप बाहर पानी किसी तसले या किसी बड़े टब में डाल कर रखेंगे तो गर्म लूएं जो चल रही हैं उसकी वजह से पानी की शिद्दत, वो जो रखा हुआ पानी है वो भी गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपने जानवरों का भी बेहद ख्याल रखिए क्योंकि ये ईद कुर्बान के जानवर है जिन्हें आपने ईद कुर्बान पर ज़िबा करना है। एनीवेज, एक दो दिन मुसलसल गर्मी के बाद हमने ये देखा है कि हवाओं का जो चलना है वो गुज़िश्ता कई सालों में मामूल की बात हुआ करती थी, लेकिन जो अभी सिचुएशन है, शाम को मौसम कदरे पहले बेहतर हो जाया करता था लेकिन इस बार तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई महसूस हमें होती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरह गर्मी पड़ रही है उस तरह मानसून का सीजन भी खतरनाक हो सकता है। इस साल जून से अगस्त के दौरान मानसून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल और मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। जायद बारिशों का ज्यादा इम्कान वस्ती और शिमाली पंजाब में होगा, जबकि महकमा मौसमियात ने जनूबी सिंध में मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है और बलूचिस्तान में भी गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं। ताहम KPK और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के बाइस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पिघलने का अमल तेज हो सकता है। तो मुल्क के अक्सर मकामात पर जून के आगाज में दिन में दर्जा हरारत मामूल से कुछ ज्यादा रहेगा, बारिश के बाद दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। लेकिन मॉनसून के दौरान शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद रहेगा। कोहे सुलेमान समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में भी सैलाबी रेलों का इम्कान है। तो ये सारी इस वक्त सिचुएशन रहेगी। लेकिन इस साल जो है वो जून से अगस्त के दौरान मॉनसून का स्पेल जो है वो जाहिर किया जा रहा है। मतलब अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा है कि जो कहा जाता है ना कि प्री मॉनसून भी जून के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो जाके जुलाई की मिड में या जुलाई के आगाज में होगा। खैर, टॉप स्टोरीज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, फिर मजीद आगे चलकर कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। 9 मई के मंसूबा साजों मुजरिमों को कचहरे में लाया जाए, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की दूसरी छलांग, अहम तरीन सैटेलाइट खला में रवाना। मामूल से ज्यादा गर्मी, मामूल से ज्यादा बारिशों का बायस। घर बैठे जानवर खरीदें, ई केटल मार्केट ऐप लॉन्च कर दी गई। जी, तो सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक रन की जरूरत थी, एक स्कोर की जरूरत थी और पाकिस्तान वो एक रन से मैच हार बैठा। तो अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, स्पेशली हमारे शौकीन क्रिकेट को तो बखूबी अंदाज़ा है कि मैच जीतने के लिए एक रन कितना मैटर करता है। तो टोटल जो था इंग्लैंड की तरफ से वो 158 का टारगेट दिया गया था और पाकिस्तान ने सिर्फ 157 हासिल किए और पाकिस्तान हार चुका है। तो यूं जो हमारी सीरीज थी वो इंग्लैंड के साथ तमाम हुई और पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है, जबकि इंग्लैंड वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज जीतकर अपना ना सिर्फ मोराल हाई कर चुका है बल्कि डेफिनेटली जब वो बाकी दीगर टीमों के सामने आकर खड़ा होगा तो उनके सामने भी अपनी एक धाक बिठाने में कामयाब होगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इंग्लैंड ने 15.3 ओवर्स पर अपनी इनिंग्स जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी। उन्होंने 158 बनाए थे और 3 उनके खिलाड़ी आउट हुए थे, जबकि जो पाकिस्तान है उसने 19
आचार्य 5वें ओवर में जाकर 157 रन बनाए। अब क्या वजह है कि हमारी टीम ना तो अच्छा स्कोर दे पा रही है और ना ही अच्छा स्कोर चेस कर पा रही है? ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी तब जबकि T20 वर्ल्ड कप इस वक्त सर पर है। और हम तो यही तवक्को कर रहे थे कि इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज हो तो पाकिस्तान जीते, और फिर दूसरा ये कि न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच जीते बल्कि अपना उसका मोराल भी हाई होगा आगे जाने के लिए। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 157 का स्कोर बनाया, जिसके बाद इंग्लिश बल्लेबाजों ने ये स्कोर आराम से हासिल कर लिया और 158 उन्होंने चेस कर लिए। तो मैं यही आपको कह रही थी कि ना हम अच्छा एक स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा पाते हैं और ना ही हम चेस करने में कोई अच्छी स्ट्रेटजी दिखा पाते हैं। एनीवेज, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की गवर्नर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और फिलहाल शहरियों को कोई खतरा नहीं है। ये मैं बात कर रही हूं मैचेस के हवाले से जो कि T20 के आगे इंशाल्लाह होने वाले हैं। इसी पर बात करते स्पोर्ट्स सलाहकार एमर नजीब सती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान अगर इस सीरीज जीत जाता है तो डेफिनेटली न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमारी थोड़ी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा मोराल जो है वो जरा हाई होगा। ओवरऑल आप इन 4 मैचेस की परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2 तो आपको पता है हमने मैचेस खेले ही नहीं ना। मैं तो इस तरह से आगाज करूंगा गुफ्तगू का, और अगर आप जाके देखें पिछले 3 साल का टेन्योर उठा के देखें या 4 साल का टेन्योर उठा के देखें, हम एक भी अच्छी सीरीज नहीं जीते। सिर्फ 4 सालों में एक प्रॉपर T20 सीरीज की बात कर रहा हूँ, 4 सालों में एक सीरीज जीते हैं प्रॉपर, जो कि ट्राई नेशन सीरीज थी न्यूजीलैंड में, जो कि फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी। इसके अलावा जितनी भी हम व्हाइट बॉल सीरीज खेले, T20 सीरीज खेले, उसमें या तो हल्की टीमों को हराया या अगर कोई बड़ी टीम है तो उसके मेन की प्लेयर्स मिसिंग थे। ठीक है, जब भी किसी टीम की फुल स्ट्रेंथ साइड आई है, या तो हमने बराबर किया या हम हारे हैं। ये हमारा इस सारे टेन्योर के अंदर इंडिविजुअल खेल चलता रहा कि फलाने की रैंकिंग इतनी पहुंच गई, फलाने ने नंबर 1 रैंक ले लिया, फलाने के 2000 रन मुकम्मल हो गए, फलाने की 50 विकेट होगी, फलाने की 100 विकेट हो गई। ये खेलते रहे हैं, बस ये होता रहा हमारे साथ। एज अ टीम हमने फुल स्ट्रेंथ या तगड़ी जो टीम है उनके साथ हम नहीं जीतते रहे। तो मुझे कोई पहले तो ये था कि टीम जो है छोटी टीमों को खिलाफ आराम से जीत लेती थी, अब छोटी से भी हार जाती है, उससे भी फंस जाती है। अब जो डाउनग्रेड की तरफ हम आए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरफ आपके भी इशारे हैं, फलाने ने ये रैंकिंग ले ली, फलाने ने वो रैंकिंग ले ली, हम जरा स्कोर कार्ड की तरफ आते हैं। मोहम्मद रिजवान 16 गेंदों पर 23, बाबर आजम 22 गेंदों पर 36 और उस्मान खान 21 गेंदों पर 38, फखर जमान 9 गेंदों पर 9 रन। शादाब खान चूंकि ऑलराउंडर है, यही उनके कहा जाता है कि खासियत है कि चलें तीनों शोबों में उनकी जो है वो महाकारी हमें नजर आएगी, लेकिन वो तो 0 पर ही आउट हो गए बगैर कोई खाता खोले। जबकि फिर जो इफ्तिखार अहमद है चाचू हैं, उन्होंने फिर थोड़े बहुत 21 रन बना लिए। शादाब के बारे में स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे अहमद? जो प्लेयर बड़ी क्रिकेट से भागेगा, क्रिकेट उससे भागेगी। देखिए होता क्या है ना कि ये जो T20 क्रिकेट होती है ना, ये सिर्फ अगर आप ये खेलेंगे तो आपका जो स्किल है छोटा हो जाएगा, और इसको उस T20 को बेहतर रखने के लिए आपको रेड बॉल क्रिकेट थोड़ी, चले ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खेलनी चाहिए। जब से शादाब इंटरनेशनल क्रिकेट में है, आई थिंक बैक इन 2017, तब से ये ना होने के बराबर रेड बॉल क्रिकेट खेले। तो ये सिर्फ लीग्स और ये चीजें जो इफेक्ट कर रही है इनकी गेम को, इनकी बॉलिंग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। और जब आपकी बॉलिंग बुरी तरह से मुतासिर होती है एज एन ऑलराउंड प्लेयर, तो उसका इफेक्ट आपकी बैटिंग पे आता है। तो बैट्समैन तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अभी बैटिंग में स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, ये बैक ऑफ द माइंड सब वो प्रेशर है जो उनकी बॉलिंग है उनके ऊपर खड़ा है। तो शादाब को अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी अगर वो बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा अमर, ये बताइएगा कि आजम खान की समझ नहीं आ रही, उन्हें किस चक्कर में टीम में रखा गया है, उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिलहाल तो इक्का दुक्का दे ही देता है, कुछ ऐसा कर ही देता है कि कहीं ना कहीं वो टीम के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाए। बट आजम खान, ये इट्स सच अ बिग क्वेश्चन मार्क, ही हिमसेल्फ। वो मुझे बात याद आ गई, बोलते का ये जो लाहौर समनाबाद का गोल चक्कर है, ये क्या चक्कर है? तो आजम खान का ये कि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि देखिए आजम खान का सर्वाइवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। मैं हमेशा ये बात, उसकी वजह ये है कि देखिए जितने वो भारी भरकम में विकेट कीपिंग उनके बस का रोग नहीं। इस क्यों है, लोग क्या करते हैं कि नॉन टेक्निकली लोग फंस जाते हैं। वो एक डाइव मारता है ना, लोग कहते हैं देखो डाइव तो मार रहा है, उनको ये नहीं पता कि जो प्लेयर भारी भरकम होता है वो
जो फुर्तीला विकेट कीपर होता है वो स्टेप लेके बॉल के करीब हो जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो क्विक होता है उसका रिफ्लेक्शन। लेकिन जिसका भारी भरकम होता है उसके पास डाइव मारने के अलावा ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन कल का पिच ने उनकी को एक्सपोज इन अ सेंस किया कि कल स्पाइसी पिच था, पिच में मूवमेंट और बाउंस और कैरी दोनों था, तो उनसे सीधे सीधे बॉल नहीं पकड़े गए ना। स्पिनर पे तो वैसे भी स्ट्रगल करते हैं, और हाथों से जो चौके हो गए या जो वैसे छूट गई वो तो बेतहाशा है। तो ना एज अ विकेट कीपर वो खेल सकते हैं और ना एज अ फील्डर खेल सकते हैं, क्योंकि फील्डिंग में और भागना होता है आपको, और एज अ बैट्समैन भी वो आप वेट करते हो कि 3-4 इनिंग के बाद एक अदद को 15, 20, 25 रन बना देंगे। तो इस सारे चीजों को रैप अप करते हुए बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन जो उसकी कमजोरियां एज अ विकेट कीपर या एज अ फील्डर, मेरा नहीं ख्याल कि आजम खान जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है हमर, क्योंकि जिस तरह से हमने 20-25 के हवाले से भी बात की ना, तो वो भी नहीं बना रहे, क्योंकि अभी भी जब मैंने स्कोर कार्ड रीड किया था, आपको भी मैं अपने व्यूअर्स को भी अपडेट कर रही थी, तो 38, 32, 36, 35 ये कुछ ऐसे थे कि कुछ करके भी आप कतरा करके भी दरिया बना लेते। अच्छा एनीवेज, जरा बॉलर्स की तरफ आते हैं। शाहीन ने 3 ओवर करवाए हैं, 20 रन उन्होंने दिए, उनकी इकॉनमी रही है 6.66 की। मीनवाइल शादाब ने भी 3 ओवर्स करवाए और उन्होंने भी 20 रन दिए और उनकी इकॉनमी 6.66 की रही। लेकिन नसीम शाह, आमिर और हारिस, नसीम शाह 12.75 की इकॉनमी उनका रेट रहा है, और उसके अलावा आमिर 13.50 और हारिस 10.85। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कल पिक ऑफ द बॉलर पाकिस्तान के सबसे जो अच्छे बॉलर थे वो हारिस रऊफ थे। अच्छा, शायद जो स्कोर कार्ड है एट द एंड वो चीज रिफ्लेक्ट ना कर पाए जो जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बल्कि जब वो तालिबान 8वें 9वें ओवर में आए तो कमेंटेटर नासिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को 8 से 9 ओवर लग गए, पाकिस्तान को राइट लेंथ को ढूंढते हुए इस पिच के ऊपर। बाकी तो जो नसीम शाह है वो काफी मैचेस बैठने के बाद उनको भी चांस मिला है। आई डोंट नो वो इंजर्ड थे, क्या वजह थी। कैपेबिलिटी वाइज नसीम शाह इज पाकिस्तान बेस्ट फास्ट बॉलर, जो कि तीनों फेज में अच्छी बॉलिंग करना जानते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट के वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लगता है कि इंजरी के बाद से अब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए, वो अपने उस रिदम में नहीं है जो जिसकी वजह से हम नसीम शाह को जानते हैं। उनका जो बॉल की नई बॉल के साथ मूवमेंट होता था, जो उनकी बॉल में एक जिप था, एक जान थी, वो मिसिंग नजर आ रही है और बैट्समैन बहुत आसानी से उनको बाउंड्रीज के लिए खेल रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे अलार्मिंग चीज नसीम शाह का परफॉर्म ना करना है, और पीसीबी ने क्यों नहीं उनको रेगुलर खिलाया, क्योंकि जब तक खेलेंगे नहीं तब तक इम्प्रूव कैसे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे सुबह सुबह सब लोगों का मूड तो खराब नहीं करना चाह रही, कोशिश तो यही होती है कि कुछ अच्छी बातें कर लूं, लेकिन एक जरा क्लियर वो जो है ना, थोड़ा क्लैरिटी चेक भी दीजिएगा हमें थोड़ा सा यहाँ पर। T20 वर्ल्ड कप में फिर हम क्या उम्मीदें रखें? अगर हम लोग अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमें भी हमें अगर टफ टाइम देगी अगर, तो वो जो भारत हमारा रवायती हरीफ है, कि जिसके लिए अमेरिका खुद बड़ा एक अच्छा वेन्यू दे चुका है और वहां पर ये सारा मैच खेला जाएगा, और आपको पता पूरी दुनिया की नजर उस मैच पर होती हैं, तो फिर मतलब बड़ा ही कोई अजीब सा माहौल हो जाएगा हमारे लिए। तो माहौल तो अजीब सा हुआ है जी, जिस तरह से आपने कप्तानी के साथ पीसीबी के चेयरमैनशिप के साथ जो हो रहा है, जैसे लोग पीसीबी को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली जो टीम को मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली मैनेजरियल रोल्स पे कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो माहौल तो खराब है, वो मजीद खराब हो सकता है। उसमें यह है कि पाकिस्तानी टीम को प्रेडिक्ट करना तो हमेशा गलत होता है। माहौल भी खराब है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, टीम का कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगल कर रहा है। वर्ल्ड कप में ऑन पेपर तैयारी के हिसाब से देखेंगे तो लगता है कि पहले राउंड से बाहर आ जाएंगे, बट इट्स पाकिस्तान टीम, यू नेवर नो ये किस वक्त हारते हारते जीते और किस वक्त जीतते जीतते हारते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जरा कुछ अब दीगर मामलात की तरफ आ जाते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस पर दावा ये किया गया है कि जून को होने वाले रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की गवर्नर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में यह भी कहा गया है कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आपको लगता है कि किसी किस्म के मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं? अमेरिका जैसे बड़ा एस्टेब्लिश कंट्री है, तो मुझे ये थ्रेट वाली बात होती है। आपको पता है अक्सर फुटबॉल इवेंट्स में उससे पहले कर दी जाती है, एक प्रैक्टिस सी बन गई है, और एक न्यूज आती है और फिर वो बहुत ज्यादा चल पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अवेयर भी होगा ऐसा सिचुएशन से, अगर किसी ने थ्रेट ऐसा दिया है तो मेरा ख्याल है कि इतना एडवांस कंट्री है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी जो है वो अरेंजमेंट करेगा। तो
अल्लाह सबको महफूज रखे, हम यही दुआ करेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को बल्कि पूरे जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इन चीज़ों के इंतजाम होंगे वो फूट होंगे। ठीक है, लेकिन मैं वही आपसे बात कर रही थी ना कि जहां पूरी दुनिया की नजरें हैं पाकिस्तान और भारत के मैच पर जो कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा, लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी उनकी मैं ख्याल में गालिबन परसों की स्टेटमेंट में वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी आप पाकिस्तानी टीम को कुछ ना कहें, 1 महीना दें, देखेंगे लड़के आपको जीत कर दिखाएंगे और फाइनल तक पहुंच के दिखाएंगे। ये जो पाकिस्तानी टीम को लाडो बना दिया ना हमारे चेयरमैन पीसीबी ने, ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपकी टीम परफॉर्म ना करे, क्योंकि फैंस की या पाकिस्तान के लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी है इस गेम के साथ, अपनी टीम के साथ। जब अच्छा करते हैं तो उतने ज्यादा तारीफ भी करते हैं, जब बुरा करते हैं तो डेफिनेटली वो उस लेवल पे जाके अपना एंगर भी शो करते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि टीम अच्छा ना करे और लोग जो फैंस हैं वो सपोर्ट करते रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। स्पेशली जो प्लेयर्स आप कर रहे हैं, जो भी रिसेंटली अभी उसामा मीर के साथ आपने किया है, आप लोग जिस तरह से नॉन कैपेबल लोग टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो एंगर क्यों नहीं आएगा लोग। अच्छा इमर, ये बताइएगा कि क्या रीजन आपको नजर आ रही है कि हम आयरलैंड के से भी एक मैच हार गए, इंग्लैंड के सामने भी हम उस तरीके से नहीं डट के खड़े हो सके कि जैसे पाकिस्तानी टीम को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बार बार चेयरमैन पीसीबी उनकी सपोर्ट में कोई ना कोई बयान तो दे ही देते हैं। तो क्या कोई पॉलिटिक्स है, ये कोई इंटरनल मैटर्स हैं, खिलाड़ियों के ये कोई आपसी कुछ मामलात हैं कि जिसकी वजह से टीम हमें एक तरह मुत्तहिद नजर नहीं आ रही? देखिए, बात यह कि ये जो बड़ी वजह, टीम का माहौल बहुत खराब है, टीम जेलिन नहीं है, प्लेयर सारे अच्छे हैं ज्यादातर, लेकिन जेलिन नहीं है। अब आप देखिए, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पीसीबी के चेयरमैन जो है वो 16-17 महीनों में जो है वो 4 बार चेंज हो जाए, या उनका हर 3 महीने बाद एक सिलेक्टर चेंज हो जाए, चीफ सिलेक्टर चेंज हो जाए, जिनकी जो है वो कोचेस चेंज हो जाए हर 2 सीरीज के बाद। तो ऐसे तो कोई टीम नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती। हम हमेशा प्लेयर की बात करते हैं, ये जो बाकी लोग हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये प्लेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जब तक आप पीसीबी में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, कभी भी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, नकवी साहब को तो बड़ा माना जाता है कि वो स्टेबिलिटी लाने में बड़े ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि आज वो सेनेटर भी हैं, आज वो वज़ीर दाखिला भी हैं। आपको लगता है कि उनके होने से जरा पीसी के अंदर भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी? मैं नकवी साहब को ये कहूंगा कि आपने अपने लिए कुछ मुसीबतें खुद पालनी है। जैसे लोगों को आपने मैनेजमेंट में कुछ लगाया हुआ है, तो वो तो आप ना उनका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, ना वो प्लेयर को डील कर पाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी, आप एक रेपुटेबल आदमी है, तो आपके रेपुटेशन को ऐसे लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेटर है कि प्रोफेशनल और ईमानदार लोगों को जो है वो ऐसे ओहदों पर लाया जाए, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो रिजल्ट है उस पर फर्क आ सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद नजीब सत्ती स्पोर्ट्स सज्जकार हमारे साथ मौजूद थे, और मतलब काकुल से भी ट्रेनिंग होकर आ गए हमारे नौजवान, लेकिन मजाल है कि कहीं भी चल पा रहे हों। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, क्योंकि हम अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि जब जब मुल्क में सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तभी मुल्क के अंदर जो है वो मौशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन कल की जो होने वाली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदरत 13वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उसमें जिस तरह से दहशत गर्दों के इआदे का जिक्र हुआ, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइन है ऐसे लोगों के लिए कि जो कि इस वक्त मुल्क में सियासत के नाम पर इंतशार फैला रहे हैं। हमने देखा कि कल जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने इस बात का इयादा किया कि कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मुकर्रर अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है, और इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। उधर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। बानी पीटीआई अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी।
दौरान समाज जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़े नहीं हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़े हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी किया और फिर अदालत ने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से नाकाफी शवाहिद पर बानी PTI को बरी किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बजट के बाद पंजाब काबीना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। इन तमाम तर मामलों पर बात करते हैं। सीनियर दर्जेकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, कल जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि 9 मई के चाहे सहूलतकार हों, चाहे 9 मई को करने वाले हों, चाहे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हो, किसी भी शख्स को कोई भी यूं कह लीजिए कि आसानी से राह उसके लिए हमवार होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये मामला कुछ इस तरह से समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस भी हुई और अभी जब 9 मई कंप्लीट हुआ 1 साल, तो भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी सतह पर इस दिन को लेकर लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स पाए गए, स्पेशली फौज जैसे इदारे के अंदर। फिर क्या वजह है कि अब तक 9 मई के मुल्जिमान अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पा रहे? एक तो ये है कि स्टेट बहरान का शिकार है, रियासत अपने मसाइल का शिकार है और रियासत के अंदर लोग जो हैं वो उन लोगों की सहूलतकारी कर रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है, हमें ख़तरनाक हालात नज़र आ रहे हैं जो 1970-71 के हालात से भी ज़्यादा ख़राब हैं। और वही ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान को एक ख़तरनाक हालात से दो चार किया था, वही ताकतें फिर से पाकिस्तान को ख़तरनाक हालात से दो चार कर रहे हैं। और जिस तरह से मुजीबुर रहमान का ज़हूर किया गया, इसी तरह से गमलों में हमने भी लोगों को पाला पोसा परवान चढ़ाया और दुश्मन के हवाले किया कि वो उनको गाइड भी करे, उनकी लाइन भी ले और उनसे वो करके पाकिस्तान के बुनियादी रियासती वजूद के खिलाफ जो है वो अपना काम भी करे। और हो रहा है, हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसमें रियासत के अंदर मौजूद बहुत से ताकतवर अनासर भी उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। हमें इस बात में कोई वो नहीं है। और हमारा तजर्बा ये बताता है कि जब दुश्मन साजिश करे कोई भी हो और जब उसके सामने जिन इदारों को डट जाना चाहिए, अगर वो डट ना जाएं तो फिर मामला तो ज्यादा खराब। अच्छा सर लगारी साहब, थोड़ी सी जरा आप भी वजाहत कर दें कि कौन ताकतवर ऐसे हलके हैं इस सिस्टम के अंदर मौजूद जिस पे आपको लग रहा है कि वो अभी तक 9 मई के मुल्जिमान को कहीं ना कहीं सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं? देखें, अब इस तरह से कोई एब्सोल्यूट आपको मैं बात नहीं कर सकूंगा। मैं सिर्फ ये बता सकूंगा कि इदारों के अंदर भी मौजूद है, सर्विसेज के अंदर भी मौजूद है। ठीक। और पहले भी जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी तो तमाम जगहों पर लोग मौजूद थे। और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और कोर कमांडर्स सब वहां जमा हुए और सबकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया। लेकिन क्या जो दीगर इदारे हैं इस बात को समझ रहे हैं? और क्या चलें, अगर आप दीगर इदारों की बात करें तो जरा एक सवाल मेरा यहाँ पर ले लीजिए। आपने कहा ना कि आप तो वजाहत से नहीं शायद बता पाएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी एक तकरीर में वजाहत के साथ जरा इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदलिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि इन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचने नहीं दे रही, जिस पर कल जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह ने भी अटॉर्नी जनरल को ये कहा वाज़ेह तौर पर कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को आपको ऐसा लगता है तो आप उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर करें उनको, ताकि उनको सामने लेकर आया जा सके। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये फिर जाहिर सी बात है, ये तो फिर मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा कि अगर जस्टिस साहब खुद भी मुकालमा कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी क्या कहते हैं किसी को खातिर में ना लाते हुए अदलिया के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो बातें नहीं करने की होती हैं अगर वो की जा रही हूँ तो मैं उस सारी सूरत हाल में कैसे शामिल हो जाऊँ? मैं ये कहता हूँ कि इदारों के अंदर भी मौजूद है, सर्विसेज के अंदर भी मौजूद हैं वो लोग। असल मसला ये है, ये कौन है जो बैठ कर कहते हैं सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी की वजह से? कौन भाई एक आदमी? किसको कह रहे हैं आप?
अब ये क्या ये मैसेज नहीं है कि डायरेक्ट एक मुल्क के अंदर आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है और वो एक आदमी है? नहीं, ये कौन सा तरीक़ाकार है आपका गुफ्तगू करने का? अब मुल्क जो है वो संगीन बहरान में ले जाया गया है और इसमें बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश इसमें मौजूद है। इसमें अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क बड़े बड़े अहम अनासर जो हैं उसके साथ जो है वो इस सारे खेल में मौजूद है। मैं बात नहीं करता, मैं बहुत एहतराम करता हूँ तमाम अदलिया के जज साहिबान का, लेकिन जज साहिबान जो है वो कोई पोजीशन नहीं ले सकते जब तक कि उनके सामने मेरिट ना हो और वो फैसलों में बात करते हैं। वो वजीर आज़म को जवाब नहीं देते हैं। उनका अच्छा, मुझे ये बताइएगा ना लगारी साहब, केसेस का मेरिट कैसे तयन किया जाएगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए, प्रोसिक्यूशन अगर स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है अदालतें भी फैसला साजी करने में उनको भी मुआवनत हासिल होगी। जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आप किस तरीके से फैसला साजी कर सकते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कौन है वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन के जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने FIR काटी, जो इन्वेस्टिगेशन के जिम्मेदार हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन लोगों ने वहां पूरे का पूरा केस तैयार करना है, चालान पेश करना है, चालान पेश करने के बाद उसको ले जाना है प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूशन के बाद उसका ट्रायल होना है। कहाँ है वो एविडेंसेस, कौन लाएगा और काउंटर एविडेंसेस कहाँ से आएंगी? और ये कि आर्गुमेंट कौन करेगा, वो कौन जो होगा, वकला की बहस क्या होगी, फिर फैसला क्या होगा? तो फिर हम ये कहें कि जो 16 माह की निगरान हुकूमत थी वो क्या कहते हैं इतनी बेहतर नहीं थी कि कहीं ना कहीं से वो एविडेंस इकट्ठे करके ला के दे सकती और आज अदालत में पेश कर सकती। और चले अगर 16 माह की हुकूमत खत्म भी हो गई, 4 माह बाद हम देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है वो अब काम करते हुए हमें नजर आ रही है, क्या सिर्फ तकरीर करने पर ही बात बनी रहेगी या फिर ये लोग भी कोई एविडेंस ला के देंगे किसी को? देखें, अगर मबाहिस जो हैं वो कानून के दायरे में चले जाएंगे, अगर गुफ्तगू जो है वो बराह रास्त होने लगेगी तो बहुत से और लोग भी बहुत सी चीज़ों को समझने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क खतरनाक हालात की तरफ जा रहा है और लोग उसको लेकर जा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं समझता हूं कि वो शख्स उस साजिश का हिस्सा है जिसने 2-2.5 साल पहले कहा था कि मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की गई है और या 3 टुकड़े करने की साजिश की गई है, और उसके बाद वो उस साजिश के मरकजी किरदार के तौर पर आज भी अपना काम कर रहा है। लगारी साहब, अगर तो सिर्फ बयानबाजी के पेश नजर लोगों को हिरासत में लिया जाता तो मियां नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला वाली तकरीर ही बहुत काफी थी। बट एनीवेज आगे बढ़ते हुए बात करूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI को इंतखाबी निशान बल्ले से जो महरूम किया उस पर बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट के एतराज पर बरहमी जाहिर करते हुए उसे बिला जवाज करार दिया है। अब आप इस सारे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून कहता है। तो मतलब क्या है कि वो खातून कौन है जो इस सारे मामले पर बात कर रही हैं और उनका क्या हक बनता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात पर बात करें? उन्हें अपना वो याद करना चाहिए जब रेड कलफ अवार्ड की बात हुई थी, हमें बताया जाए कि किस तरह से फिरोजपुर और गुरदासपुर को जो इंडिया के हवाले किया गया। ये कौन सा इंसाफ था, कौन सा आपका मेरिट था और क्या था रेड कलफ अवार्ड? वो DGPR था, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस, उसका आपने यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का नक्शा बनाने के लिए भेजा था और उसने नक्शा ये बनाया था कि पूरे का पूरा इंडिया जो है सारी उसकी सहूलत करी गई। हमारे पूरे के पूरे पानी के वसाइल उसके हाथ में दे दिए गए, कश्मीर उसके हाथ में दे दिया गया। गुरदासपुर जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका था वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया, इंडिया को दिया गया। जहाँ पानी के ज़खायर थे वो इलाका फिरोजपुर जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया गया। वो उनको समझ में नहीं आता, वो नजर नहीं आता है। मैं उस तारीख की बात नहीं कर रही लगारी साहब, मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि क्या वजह है कि बरतानवी हाई कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खत लिखने की जरूरत पेश आई? मैं ये कह रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी साजिश भी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ आपके मुल्क के खिलाफ हो रही है और ये बैनुल-अक़वामी, अच्छा मतलब ये आप, और ये किसके खिलाफ हो रही है? मतलब इनकी कौन सी पार्टी है, किसको टारगेट किया जा रहा है? पाकिस्तान के जुग्राफिया के, पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ बात हो रही है। मुझे ये साफ नजर आ रहा है। इसमें कौन सी बात है जो आप, इसका मतलब फिर बानी PTI दुरुस्त फरमा रहे थे? मैं कहता हूँ बानी PTI उस साजिश का हिस्सा थे और उन्हें ये सब मालूम था और हमें ये नतायज बहुत खतरनाक। तो फिर उन्होंने दुरुस्त नहीं किया? अगर उन्हें मालूम था तो वो लोगों को बता रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस सूरत हाल के लिए माहौल बना रहे थे और उन्होंने बनाया। उनके क्या स्टेक है? उनके बच्चे वहां रहते हैं,
उनकी फैमिली वहां रहती है, उनकी साबका और साबका और साबका, वो क्या क्या चीजें आप करना चाहते हैं, कौन सा उनका मयार है, वो पाकिस्तान में उनका स्टेक क्या है, उनकी अपनी जात की हैसियत क्या है, उन्हें मुजीबुर रहमान की क्या थी, फिर मुजीबुर रहमान का क्या हुआ। चलें, ये बात तो मैं सिर्फ इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करती हूँ कि मुजीबुर रहमान वाला जो ढिंडोरा पीटा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खैर इस जो रायता उन्होंने फैलाया वो तो खुद उसको नहीं संभाल पा रहे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया में उनके बच्चे हैं, वो रहते हैं, तो फिर तो लंदन में भी बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ हो रहा है। और अभी भी जो दुबई लीक्स आई उसमें सबसे ज्यादा किसी ने अगर बाहर पैसा बनाया है तो वो पीपल्स पार्टी और उनका खानदान है, जिसके हवाले से किसी की हमने बात भी होती हुई नहीं देखी। लास्टली सारे लोगों को सामने लाएं, सब लोगों को सामने लाएं। ये नहीं है कि आप वो चूज करेंगे ये हमने इनको मुंतखब करना है और उनके खिलाफ करना है। नवाज शरीफ के खिलाफ था 450 लोग और थे, वो कहाँ गए? बिल्कुल उनके खिलाफ भी बात होनी चाहिए, कहाँ गए? मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ये जो सियासतदान है वो तो हैं चोर, लेकिन बाकी जो शरीफ लोग बैठे हुए हैं, जो गैर मुल्की शहरियत बैठकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं और पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए हैं और आप जो है गैर मुल्की शहरियत लेकर बैठे। बहुत सी चीजें हैं इस मुल्क के अंदर और बहुत खराब हो रहा है। मैं बदयांती से किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे हालात खतरनाक। तो लगारी साहब फिर जिसको लग रहा है कि खराब हो रहा है, और कल की जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें फिर इस बात का तयन हो जाना चाहिए ना कि जिसने गलत किया उसको सजा दें, जिसने नहीं किया उसको रिहा करें। फौज के हाथ में सजा देना या फौज के हाथ में सजा देना, ट्रायल करना फौज के हाथ में है या काम ये फौज करती है? आपने फौज को कहा है कि जनाब जाएं और आप अपनी अदालतें कायम करें और लोगों को ट्रायल करें। हम भी तो इसी सिस्टम के अंदर बाकी लोग भी तो मौजूद हैं और हमारी सियासत में हमने तो देखा है कि डायरेक्ट जो रही है पार्टिसिपेशन वो तो रही एस्टेब्लिशमेंट की है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने गलत किया। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलत की है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम उस सारी गलतकारी में शामिल हो जाएं? एस्टेब्लिशमेंट ने कौन सा अच्छा किया? तो लगारी साहब मैं भी तो यही आपको अर्ज कर रही हूँ ना कि अगर इस बात का तयन हो गया है कि कोई जिम्मेदार है तो दे दें सजा, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने 16 माह की निगरान हुकूमत का कहा, आप उस पर भी नहीं आ रहे। मैंने कहा 4 माह हो गए इस हुकूमत को बने हुए, आप इस पर भी नहीं आ रहे, तो फिर किसने देनी है सजा? आप और मैं तो नहीं सुना सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सजा देना जो है किसी का काम है या नहीं है? वो है कि कोई एक इन्वेस्टिगेट करेगा। किसने इन्वेस्टिगेट किया? पूछे ना उनसे। जिसने इन्वेस्टिगेट करना था वो इन्वेस्टिगेट किया, करियर लोगों को घर भेज देगी। तो फिर हुकूमत ऐसे लोगों को हुकूमत जो है वो बरतरफ करे जो कि रखना डाल रहे हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में। इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना। ये जिम्मेदारी तो मैं कहता हूँ उन इदारों की है जिनका काम है कि वो तफ्तीश करते हैं, चालान पेश करते हैं, फिर उनके ऊपर कोर्ट में फर्द जुर्म आती है, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर सर लेकिन ये दायरे मातहत तो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के ही है ना। अच्छा, क्या मतलब अदालतें वज़ीर आज़म के मातहत है? मैं अदालत की बात नहीं कर रही सर, अदालत में तो प्रोसिक्यूशन ने देना ना सारा मामला, इन्वेस्टिगेशन इदारों ने देना है सारा काम। अब जज साहब खुद जाके थोड़ी ना सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगे। अगर वज़ीर आज़म नहीं करेंगे तो वो जिम्मेदार है सूरत हाल में। बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जिम्मेदार हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि फुलां को क्लीन चिट दे दें, फुलां को ये करें। मैं कहता हूं कि जो इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं इस मामले को निपटाने में, पूछे जाके डीआईजी पंजाब से किसी ने एक दफा भी जाके पूछा, आईजी पंजाब से किसी ने एक दफा भी जाके पूछा, कम से कम उनको पकड़ें तो सही, उनसे पूछें तो सही कहाँ हैं वो फुटेजेस। इतना सब कुछ हो गया और किसी को कुछ मालूम ही नहीं हो पा रहा। 4-5 औरतें आपने पकड़ी हुई हैं और कुछ लोग आपने रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ से आए, कैसे आगे डंडे बरसाकर तोड़ फोड़ करके आतजदगी करके चले गए। फाइनली फौज को आकर कहना पड़ा ना, तो फाइनली फौज आकर कह रही है। और मैं तो बहुत पहले से, जब से ये वाकयात हुए तब से ऑन द रिकॉर्ड हूँ कि मैंने कहा कि भाई जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी चालान पेश करें। मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो रहा है अब तक। तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन है? क्या सिस्टम में सहूलतकार नहीं बैठे हुए? मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं। अब मुझसे क्या कहना चाह रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर सहूलतकार 9 मई के मुजरिमों के सहूलतकार हर जगह मौजूद हैं, उस सिस्टम में मौजूद हैं।
लगारी साहब, फिर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना एक लाहासिल एक गुफ्तगू, एक बहस हो जाएगी आपकी भी और मेरी भी। मतलब हम आप समेत बहुत से ऐसे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेबल तजियाकार हैं और हमारे साथ हर रोजाना की बेसिस पर शामिल होते हैं अपने एनालिसिस के थ्रू, तो हम सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि सिस्टम में मौजूद हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन ना तो कोई तयन कर पाएगा, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगा, और ये केसेस अदालतों में ऐसी पेंडिंग रहेंगी, और इसी तरीके से फिर हर महीने हर 5 दिन बाद कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। तो आप उनको कहें या कॉन्फ्रेंस ना करें, या उनको कहें कि जनाब अपने वो नताइज दें उसके और बताएं। ये कह सकते हो कि नताइज नहीं, ये थोड़ी कहूंगी कि कॉन्फ्रेंस ना करें, इतनी मेरी मजाल। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही तो उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, किसी को फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है तो मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ। ये सारा कुछ हुआ है, ये आपकी फुटेज भी दिखा रही है, ये सब कुछ नजर आ रहा है जिन लोगों ने किया है, कौन से ऐसे ढके छुपे लोग थे। लेकिन अदालत में ये फुटेजेस जो हैं या ये जो ऑडियोज हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होती, फॉरेंसिक होना चाहिए, तमाम तर मामला जो है ना वो आपको पता है कि अदालती प्रोसीजर क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ क्राइम फोरेंसिक किसने कहा ना कराएं, वो कराएं, ये हुकूमत कराए ना, उसकी जिम्मेदारी है। और ये पार्ट ऑफ द हुकूमत है, हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी उसका हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। तो वो हुकूमत से कहे, जो भी इस वक्त हुक्मरान है जहां जहां भी हैं उनसे कहें कि जनाब ये सारे का सारा कुछ हो चुका है, अब इस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक न तो इन्वेस्टिगेशन होती है, ना उसके ऊपर जो है बाकायदा फर्द जुर्मायद होती है। चंद लोगों के खिलाफ फर्द जुर्मायद के ये सैकड़ों लोग फिर रहे थे, कोई उसमें नहीं हुआ, किसी को अब तक कोई ये कन्विक्शन किसकी हुई, बरियत हो रही है। रोजाना शहजादे को ब्री कर दिया जाता है, शहजादे को ब्री कर दिया जाता है, शहजादे को ब्री कर दिया जाता है, और वो बैठे हुए हैं सारा कुछ ये करने के लिए। क्यों नहीं किया था? 45 साल के बाद आप करेंगे, जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ देने के लिए 45 साल के बाद कहेंगे कि जनाब ये हो गया था। नहीं कर रही है अदालतें, अपना काम नहीं कर रही है। और चलिए लगारी साहब, अब मेरा सवाल फिर वही बात है कि गुफ्तगू हमने बहुत की, आपने भी पूरे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हम मामलात को हैंडल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सिरा नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसे ब्रेक के बाद ये जो हमारा सेगमेंट है ये बड़ा ही एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसे आप लोगों ने भी बड़ा एहतियात से सुनना है और कोशिश ये करनी है कि जिस हद तक भी आप अपने बच्चों को बाहर के खानों से महफूज कर सकें, उन्हें रख सकें, उसकी एहतियात आपने लाजिम कर लेनी, क्योंकि समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे कोशिश ये करते हैं कि ज़रा कोई भी गली मोहल्ले में चीज़ वाला आया है उससे जाके कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ खरीद लाएं, क्योंकि अवाम नास को मयारी फूड मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक। और इस हवाले से भी देखते हैं कि हुकूमत के इदारे मौजूद भी हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ खाने पीने की अशिया में मिलावट इस कदर हो चुकी है और उनका मयार इस हद तक गिर चुका है कि उनका मुज़र सेहत होना एक आम सी बात है। कराची में एक मुबैना तौर पर मुज़र सेहत अशिया खाने से, मतलब एक चीज़ खाने से 11 साल बच्चा जो है वो जहां बाक हुआ। फिर दूसरी खबर हमें लाहौर से मिली जहां पर मनावा के करीब ये एक वाक़या पेश है जहां पर 2 बहन भाइयों ने नूडल्स खाए और उसके बाद उनकी मौत वाक़ हो गई। जो कराची में बच्चा था 11 साल, उसके साथ ही वाक़या हुआ कि एक रेडी वाले के साथ उसकी कोई शर्त लग गई। उस बच्चे ने शर्त के अंदर रहते हुए सिरके की बोतल पी ली पूरी, और कहा यह गया कि अगर तुम सिरके की बोतल खत्म कर लोगे तो तुम्हें 100 रुपये दिया जाएगा। 100 रुपये लेने के बाद वो बच्चा करीबी दुकान पर पहुंचे जहां पे उसने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है और उसके बाद शायद केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो बच्चा जाँ भाग हो गया। मनावा के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल मनावा में 2 बच्चे कमसिन 9 साल राफी और 11 साल मरियम वो नूडल्स खाने से जाँ भाग हो गई। इन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ मियां नवीद साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें। मियां नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। आसिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां नवीद साहब सबसे पहले आपसे आगाज करती हूँ क्योंकि मैं दोनों मामले की हसासियत आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली चूंकि आप लाहौर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वाकया एक्चुअली था क्या जो मनावा में हुआ? अच्छा, इसमें जो इब्तदाई तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी और जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है यहाँ पर जो नमूने दोनों बच्चों के भिजवाए गए हैं कि जो इब्तदाई तौर पर यही पता लगा कि एक लोकल शॉप से उनकी फैमिली ने जो है उनके पेरेंट्स ने ये नूडल्स परचेज़ किए और उसके बाद वो घर में बनाए जाते घर में बनाए और उन्होंने खाए। और उनके बाद एक तो घर पर ही जो है वो जहाँ भाग हुआ बच्चा, और दूसरे को चिल्ड्रन अस्पताल में कोशिश की वो ले जाने की, उन्होंने वहाँ पर वो
जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो दोनों बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि दोनों की डेथ हो चुकी। अब इसमें दोनों हमारे जो महकमे हैं, एक पुलिस का महकमा, दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी, दोनों का ही काम बनता है। और अब देखना ये है कि अब ये नूडल्स में कोई ऐसी जहरीली अशिया मौजूद थी, कोई चीज़ मौजूद थी कि जब उसको बनाया, या घर में खुदा ना खासा बाद दफ़ा हम कोई चीज़ बनाते हैं उसमें भी कोई चीज़ जहरीली गिर जाती है। जी। बहुत सारे वाक़यात इस तरह भी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और दूसरा जो कोई फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि उसमें कौन सी ऐसी जहरीली चीज़ उसमें मिक्स थी कि जिसकी वजह से दोनों बच्चे जो है वो बिल्कुल नहीं बच सके। क्योंकि ये कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो है वो सांप का काटा पेशेंट तो बच जाता है, लेकिन ये तो इससे भी ज़्यादा बिल्कुल। और इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि हालांकि हमारे पास जदीद इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे ना बच सके। इसके ऊपर पूरी तहकीक की जरूरत है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या वालिदैन बच्चों का पोस्टमार्टम कराने पर राजी हुए? क्या बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट चलेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी में रश बहुत ज़्यादा होता है, पूरे पंजाब के केसेस वहाँ पर आते हैं, वो रिपोर्ट आएगी, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन पेरेंट्स इसको अतफाकिया दे रहे थे, इब्तदाई तौर पर वो ये पर्चा दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने ये पर्चा दर्ज किया है। अब अभी तक नामालूम शख्स के खिलाफ है और किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। लिहाजा अब इसके ऊपर फूड अथॉरिटी का भी बनता है और पुलिस का भी बनता है। दोनों महकमे जो है इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। और तीसरा जो है वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर होगा कि ये क्या है। फिल वक्त दो कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और उन पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी। और इलाके में अलग खौफ व हिरास होगा, बच्चे शॉप पर नहीं जा पा रहे होंगे। आसिम जावेद साहब, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी भी हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप भी जरा फरमाएंगे इस मामले पर। सर, आपकी जो टीम है उसने उस शॉप का मुहासरा किया, उस शॉपकीपर से जाके इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने इलाके के मोहल्ले के बच्चों में भी एक खौफ बर्पा कर दिया होगा, पेरेंट्स भी बड़े परेशान होंगे। तो कोई पूछगछ, कुछ बातचीत का अमल, कुछ शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन? मैडम, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है और मुबैना तौर पर इस तरह से यही बात बयान की जा रही है कि नूडल्स खाने से ये जो है ना उन बच्चों की ये डेथ हुई है। अब उसके हवाले से हमारी टीम ने जाके बच्चों की फैमिली को भी विज़िट किया और वहाँ से जो उसका कोई रैपर्स वगैरह हैं उनको भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से नहीं मिल सके। इसके अलावा ये है कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, ये इन्होंने बच्चों के जो है वो बॉडी के सैंपल्स लिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। शालीमार हॉस्पिटल की रिपोर्ट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा है कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन का वर्ड या अननोन पॉइजन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ये फूड पॉइजनिंग के अलावा इब्तदाई तौर पर जो है वो हमारी जो असेसमेंट है कि इट वाज समथिंग मोर देन फूड पॉइजनिंग। अब उसमें क्या हो सकता है, तहकीकात हमारी भी दो रुकनी टीम जो है वो। अच्छा आसिम साहब, अभी जब आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था ना, तो आपने कहा कि आप लोगों को वो जो रैपर्स थे वो वहां से मिले नहीं, क्योंकि घर में जाहिर सी बात है बच्चों ने लाके वो पकाए होंगे। और दूसरा ये कि जिस शॉप से वो लेकर आए, आपने क्या वहां पर जाकर बाकी जितने भी नूडल्स के पैकेट्स रखे हुए थे उनको रिकवर किया ताकि कोई और बच्चा ना खरीद कर वो ले जाए? हमारी टीम्स जो है उसने एक तो पूरे इलाके की जो है वो कॉम्बिंग की है कि बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कहीं पे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई ऐसी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में मौजूद है उसको भी हमने उठा लिया और ये पूरे पंजाब में हमने कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब इब्तदाई तौर पर ये लगता है कि शायद ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकती है या जहाँ पे इसको जिस ऑयल के अंदर फ्राई किया गया, इन नूडल्स को बनाया गया, शायद उस बर्तन में कोई इशू हो सकता है। तो ये सारी की सारी अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो बातें हैं। जब आपकी बात ठीक है आसिम साहब, मेरा सवाल फिर वही का वही है कि जिस शॉप से बच्चों ने चीजें खरीदी उस शॉप पर आपकी टीम पहुंची? मैडम, हमें अभी तक नहीं पता कि वो शॉप कौन सी थी, क्योंकि हमें कोई वहाँ पे उनकी फैमिली में ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक सानहा है
हादसा है उस फैमिली के लिए किसी ने ये नहीं हमें बताया अभी तक कि वो कौन सी शॉप थी। हमने उस इलाके की तमाम जो शॉप्स हैं जिनके ऊपर बच्चों की स्लांटीज, कैंडीज, नूडल्स और इस तरह की चीजें, लेकिन सबसे बड़ा तो उसका सवाली निशान ही है ना आसिम साहब, क्योंकि अगर आप लोग उस शॉप तक नहीं पहुंचे, उस शॉप पर अभी भी वही नूडल्स पड़ी होंगी, कल को आपका या मेरा कोई भी बच्चा जा सकता है, जाके ले सकता है, तो वो एक्सपायर्ड है जिसके आप ज्यादातर चांसेस बता रहे हैं, तो वो एक्सपायर्ड नूडल्स किसी के भी घर में पक सकती हैं, कभी भी पक सकती हैं, और वैसे भी बच्चों की समर वेकेशंस चल रही है तो बच्चों का वैसे बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है। आपकी बात सही है, लेकिन हमें उनकी फैमिली में से किसी बंदे ने ये नहीं बताने में कामयाब हो सके कि कौन सी शॉप से उन्होंने वो नूडल्स ली थी। हमारी टीम कल भी वहाँ पर थी, आज भी हमारी टीम वहाँ पर जा रही है और मैं खुद भी जुमे के बाद वहाँ पे जाने का इरादा रखता हूँ। पॉइंट इसके हमने अक्रॉस द पंजाब ये कैंपेन स्टार्ट करके तमाम डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस जो पूरे पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं उनके हवाले से जो बच्चों की जितनी भी इस तरह की आइटम्स हैं उनकी कॉम्बिंग जो है वो करवाई है। और अगले ठीक है आसिम जावेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जरा मैं मियां नबी साहब आपसे भी इस बारे में अपडेट लेना चाहती हूँ। मुझे ये बताएगा कि बच्चों की वालिदा की जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो वो ये बता रही थी कि जिस इलाके में वो रहती है वहीं पर कोई मेन मार्केट करीब पड़ती है, वहाँ से जाके बच्चे खरीद के लेकर आए थे। तो ये तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने मकामी जो लोकल मार्केट है साथ ही, तो वहाँ से उन्होंने ये सारी परचेज़ की थी। और अगर वहाँ पे अभी तक रिकवर होना चाहिए, और फिर अगर उन्होंने बताया फिर नामालूम जो है वो शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया गया, अगर पता था और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नामजद किया जाता और उसके बाद ज़ाहिर है। और ये क्या देखें ना, जहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो गई है ये कोई छोटा वाक़या नहीं। और अगर आपको पता है कि इस इलाके से ही कोई खरीदी गई है, चले मान भी लिया आपकी दुकान है, मेरी दुकान है, तो लेकर आए आप एक क्या कहते हैं सर्च वारंट, आप निकालें, आप इकट्ठे कर रहे हैं ना, फलानी शॉप का नंबर लेके फलाने के अभी आपने जो डीजी फूड अथॉरिटी से जो आपने अभी सवाल किया कि खुदा ना खास्ता वो अगर नूडल्स जो पड़ी हुई हैं उसी जगह पर, हाँ, और पड़ी हुई हैं, तो अभी तक हमारे दारों की जानिब से अगर वो रिकवर नहीं की गई तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। फौरी तौर पर कम से कम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फूड अथॉरिटी को वहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के रेट रोज़ाना की बुनियाद पर मार रहे हैं, तो इससे खुदा ना खास्ता अगर वो वाकई जहरीली नूडल्स हैं तो कोई और ना खा ले, तो ये ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसमें तो टाइम लगेगा, जो मेडिकल रिपोर्ट है जो फोरेंसिक एजेंसी से आएगी उसमें तो अभी टाइम लगेगा। तो यही एक बात है कि इसके ऊपर फौरी तौर मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो वहाँ पर जाना चाहिए था और उसके साथ इनको जो है वो वहाँ पर चेक करना चाहिए। क्योंकि मैं ये हैरान हूँ कि अगर पेरेंट्स इतने बेशक निढाल सिचुएशन में हैं, उनके लिए बड़ा तकलीफ का माहौल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल्प्रिट तक पहुँचने के लिए मुआवनत ना करे। डीजी पंजाब साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आसिम जावेद साहब, और आप भी एक अहम खबर है वो अपने व्यूअर्स को देंगे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी गई है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को इस केस की समाअत करने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर कर रखी है। तो ये एक अहम मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में एक तरीके से पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से इख्तियार कर चुकी है। सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। सईद बलोच साहब बताइएगा, मजीद क्या खबर है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए ये मामला 3 रुकनी इंतजामी कमेटी को भिजवाया गया था, क्योंकि ये आर्टिकल 51 की तशरीह का मामला है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को इस पर समाअत की थी और 3 रुकनी इंतजामी कमेटी को यह मामला भेजा गया था। अब इसके ऊपर जो नया बेंच तश्कील दिया गया है वो है 13 रुकनी फुल कोर्ट, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। ये 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है ये 3 जून को अब सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत की वजह से शामिल नहीं हो सकी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजेस को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी और
6 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक जो फैसले का एक मुख्तसर हिस्सा था, सिर्फ उस हिस्से को मुअत्तल किया था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर जितने भी मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली थे, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। गुज़श्ता समात पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह कहा गया था कि 3 जून के बाद कोशिश करेंगे कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पर समात इसकी की जा सके ताकि इसका फैसला जल्द किया जाए। और ये आर्टिकल 51 की तशरीह का यह मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सैयद बलोच साहब हमें अपडेट करने के लिए। बैक टू डिस्कशन अगेन, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, आज से कोई 2-2.5 हफ्ते पहले भी हमने आपके साथ एक सेगमेंट किया था और उस पर हमने स्ट्रीट फूड्स के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसपे हमने ये भी कहा था कि मौसम बहुत गर्म आ रहा है और ऐसे में जो ये ठेलों वगैरह पर पिकने वाला खाना पीना है, ये जरा बड़े जल्दी खराब हो जाता है, स्पेशली जो पैक्ड फूड होते हैं और जो कि इसको कहते हैं ना कि बी कैटेगरी या सी कैटेगरी की कंपनियों की तरफ से आता है। तो इसके ऊपर आपकी जो डिपार्टमेंट है वो कोई खास किस्म की कार्रवाई कर रहा है? मैं थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर दूं। मैंने जो अर्ज किया कि हमने पूरे इलाके की कॉम्बिंग की है, दैट मीन्स कि हमने वहाँ से जो नूडल्स रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे उस सारे इलाके से उठा लिए हैं। अच्छा। और इसी तरह से पूरे पंजाब में हमने जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर दी है कि जहाँ पे भी एक्सपायर्ड कोई भी फूड आइटम बच्चों के हवाले से मिलती है और जहाँ पे भी कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ मिलती है तो उसको वो जो है ना हम रिकॉल कर रहे हैं, उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स भी मैं इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो सेकेंड टाइम तक शेयर करता हूँ पूरे पंजाब में। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि बिल्कुल गर्मियों में चीज़ें जो है ना वो जल्दी बासी हो जाती हैं, तो गर्मियों के में हमारी जो कैंपेन्स हैं वो तमाम जो ढाबाज हैं या स्ट्रीट फूड पॉइंट्स हैं उसके हवाले से चल रही हैं। और खुसूसी तौर पर जो है ना वो मीट सेफ्टी की टीमें भी पूरे पंजाब में तश्कील दी गई हैं, मिल्क सेफ्टी की टीम भी पूरे पंजाब में तश्कील दी गई हैं। और मकसद यही है कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि मुज़र सेहत खाना या कोई बासी खाना किसी को खिला दिया जाए। और इस हवाले से हम जो है वो मुसलसल जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट्स भी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये नवीद, ये जो कराची वाला भी इंसिडेंट में भी आपके साथ जिक्र कर रही थी, ये वही आ गया ना कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी जाके रेडी से ले रहे हैं, फिर शर्तें लग जाती हैं, फिर जाके आपने बोतल पी ली। और ये कुछ हम ये देख रहे हैं आजकल सोडा वाटर वगैरह भी आपको पता है थोड़ा सा रीजनेबल होता है, लोग उसको आराम से खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ें भी लोगों के लिए बड़ी ही खतरनाक है। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अब आपके लिए सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट है, ये हेल्थ की बीट आप बहुत अच्छे टाइम से कर रहे हैं। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि पेट की बीमारियां और फिर पानी, डिहाइड्रेशन, ये सारे मामला हमारे सामने बिल्कुल। ये एक तो आपने ये बिल्कुल बात पहले जो कही है कि छुट्टियां भी हो चुकी बच्चों को और उनकी इजी एक्सेस ये है कि मोहल्ले के अंदर ही रेडी वाला आ जाता है। तो फिर ये चीज़ें तो डॉक्टर्स हजरात तो यही कहते हैं कि आप इससे अवॉइड करें। जितने भी जो रेडी बान वाले खड़े होते हैं, कोई गैर गोला बेच रहा है, गैर मेरी बर्फ का इस्तेमाल, कारखाने की बर्फ है वो कैसे बनती है हमें सबको पता है। उसमें हमने कई दफ़ा देखा है कि उसमें क्या क्या निकलता है। वो बर्फ़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके अलावा वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, मक्खियों की भरमार है। तो ऐसी सूरत हाल में आप गैस्ट्रो के फौरी तौर पर गैस्ट्रो में मुब्तला होते हैं। फिर उससे ज़्यादा कि हीट वेव चल रही है। तो इस वक्त तो डॉक्टर तो ये कहते हैं बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और इस तरह की आप हाइजीनिक और क्वालिटी फूड खाएं। इस तरह की चीज़ें से ये नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आप जो है वो ये अगर बहुत सस्ती है तो ये, लेकिन अगर ये बहुत सस्ती है तो ये गैर म्यारी भी है, तो इनकी कंडीशन भी कोई बेहतर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो आप बिल्कुल आप अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं और बहुत सारे मरीज़ जो है वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है डॉक्टर्स रात तो इससे मुकम्मल तौर पर मना कर रहे हैं। और आजकल अगर छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को तो घर के अंदर ही जो है वो अच्छी फूड बनाएं, घर के अंदर अपनी आंखों के सामने बनाएं। तो ये भी वैसे घर से बना के उन्होंने नूडल्स खाएं, लेकिन अब इसकी तहकीकात मुकम्मल होना ज़रूरी है कि क्या इसमें असल कल्प्रेट कौन है।
बिल्कुल। अच्छा आसिम जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या सोचा है कि क्या कोई कैंपेन चलाने का इरादा रखते हैं आप कि वालिदैन को एजुकेट किया जा सके, बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस दी जा सके, क्योंकि ये 3 माह बच्चों के बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों की कोशिश होती है कि हर आता जाता कोई ना कोई ठेले वाला, गली मोहल्ले वाले से वो कुछ ना कुछ लेकर खरीद कर खा लें। और फिर खवातीन स्पेशली घरों के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे पंजाब का बड़ा कल्चर है, पंजाब हो, सिंध, कोई भी जगह हो, एक्सपायरी फूड भी अगर कोई मसाला बच जाए, कोई केचप बच जाए, कुछ बच जाए ना, तो खवातीन फेंक नहीं रही होती हैं, वो उसको भी संभाल के रख ली, तो कोशिश करती हैं कि चलें वो 1.5 महीना उसको इस्तेमाल करके ना फिर बाद में डब्बा जो है वो फ्रिज से निकाल के फेंके या किसी दराज से निकाल के फेंके। तो इस मामले में आपका डिपार्टमेंट कोई आगे चलकर कोई अवेयरनेस कैंपेन करना चाह रहा हो? मैडम, इसमें 3 चीज़ें बहुत अहम है। पहले नंबर पे तो हम ईट सेफ किड्स कैंपेन जो है वो शुरू कर चुके हैं, जिसका मकसद ही पेरेंट्स को और टीचर्स को एजुकेट करना है और बच्चों को गाइड करना है कि उन्होंने किस तरह से जो है ना कौन से फूड्स देने हैं। हम डिस्करेज करते हैं कि बच्चों को बाहर से जो है ना वो फूड दिए जाएं। उनको फिजी ड्रिंक से हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी मना करते हैं, उसके ऊपर भी हमारी रेगुलेशंस हैं। और इसी तरह से जंक फूड जो बच्चे ले रहे होते हैं उससे भी हम मना करते हैं। हमने इसके हवाले से पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो डिज़ाइन की हुई है। इसी तरह से जो अभी सीज़न है उसके हवाले से भी हमने ओवरऑल भी एक एडवाइजरी जारी की है और बच्चों के हवाले से स्पेशली एक एडवाइजरी जारी की है कि इस सीज़न के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल करें और जो है इसके अलावा नींबू पानी का इस्तेमाल करें, घर के अंदर जूस बनाएं, जो भी फ्रूट अवेलेबल है। जावेद साहब, एक इंतहाई अहम नुक्ता जिस पे मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्लियरली हमारे व्यूअर्स को ज़रा बता दें कि ये जो एक्सपायरी फूड होता है, चाहे वो कोई मसाला है, चाहे वो कोई खाने पीने का केचप है, कोई ना कोई सॉस है, या कुछ भी कोई ऐसी चीज़, चाहे वो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, अगर इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है और हमने इसको एक्सपायरी के बाद भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकती है? मैंने ये बड़े वाज़े तरीके से कहना चाहूँगा कि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है अगर उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो उसको कंज्यूम करने से तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वो ऑयल या घी है तो उसके की वजह से आपको जो है वो कैंसर की कोई इशू हो सकता है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मीट है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है एक्सपायर्ड अगर वो होगा। दूध एक्सपायर्ड है तो उसकी वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, गैस्ट्रो हो सकता है। तो जो भी एक्सपायर्ड आइटम है, बेशक वो बेकरी है, बेशक वो घी है, ऑयल है, दूध है, उसकी वजह से हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो उससे मुंसलिक होते हैं। मैं तमाम ख़वातीन जो मेरी माएँ बहनें जो है वो सुन रही हैं, देख रही हैं, मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ लें तो उसको उसकी एक्सपायरी डेट को देखें और अगर घर में पड़े पड़े कोई चीज़ एक्सपायर हो जाती है तो उसको ज़ाया कर दें, उसको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। उसका कंज्यूम करना जो है वो हेल्थ हैजर्ड्स का बायस बन सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ न्यूज़ यानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं वक्त देने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी, तो ईद कुर्बान की आमद है और हर किसी की कोशिश यही है कि वो अच्छा बैल लेकर आए, अच्छा बकरा लेकर आए और एक अच्छे जानवर के साथ अपनी ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से एंजॉय करे। और सबसे ज़्यादा तो हमने देखा कि बच्चे बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं, क्योंकि अभी भी वो देख रहे हैं मार्केट्स में या मोटरसाइकिल पर जाते हुए या गाड़ियों में जाते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यापारी अपने कुछ बकरे लेकर खड़ा हुआ होता है। तो बच्चों की कोशिश होती है कि हम रुक जाएं यहीं पर और ज़रा बकरों का रेट मालूम हो जाए, ताकि अगर उनके वालिद साहब या उनके बड़े भाई जल्द ही कोई बकरा खरीद लें तो चलें 4-5 दिन या चले 1-1.5 हफ्ता उनको उसकी थोड़ी सी देखभाल का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चेंज फैक्टर आया है और हमने ये देखा है कि हुकूमत की तरफ से आवाम को ई कैटल मार्केट के सिलसिले में एक ऐप लॉन्च करके इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ से आप जूते ऑर्डर कर लेते हैं, जहाँ से आप कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, मेकअप ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान तक ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अब आप घर बैठे बैठे मुझे लगता है गाय, बकरे और ऊँट भी ऑर्डर कर सकेंगे। तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से फ्राहम करदा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो शहरी हैं वो अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बकरा, गाय,
ऊंट इजीली खरीद सकते हैं। इसी पर बात करते हैं। चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इब्राहिम साहब, ये ऐप लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया और इसका मकसद क्या है? ये ऐप मैंने इसके बारे में यूके में स्टडी किया था, फिर मैंने PITB को इसके अंदर इंगेज किया, फिर उनके ताउन से हमने 5-6 महीने लगा के इस पे काम करके किया। इसमें नादरा को हमने इन्वॉल्व किया ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, बायर और सेलर का पता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है कि जो कंटेंट एनिमल का है वो जेन्युइन हो, काऊ और गोट और कैमल जिस तरह आपने जिक्र किया, ताकि किसी किस्म का लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। ईमेल वेरिफिकेशन है, उसमें भी ज़रा लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको ईमेल आपको पता है बिल्कुल इतना पता ही नहीं है। हाँ। तो उसके लिए आज मैंने PITB को कहा है कि आपको इसमें वे आउट बनाएं कि ईमेल रजिस्ट्रेशन के अलावा हो जाए, क्योंकि वन ईमेल रजिस्टर करते हैं तो OTP आ जाता है, ताकि हर चीज़ हमने तो की थी कि लोगों के लिए मतलब फुल प्रूफ कोई फ्रॉड ना हो। बिल्कुल। अब वो व्यापारी ऐसे उनको अभी ट्रेनिंग नहीं है, शायद ईमेल उनके पास IDs नहीं है, तो उसके लिए अब हम आई थिंक मोबाइल फ़ोन पे ही कुछ करके ताकि मैक्सिमम कंटेंट अपलोड हो और मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद हो। अभी तो आपको पता है इट्स अ जर्नी, इंशाल्लाह बिल्कुल ये जस्ट स्टार्टेड, एक हफ्ते में और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आपने कोई रिस्पांस देखा कुछ लोग के जिनको साथ आप लोग खुद इंटरेक्ट हुआ हो, जिनके अकाउंट्स आपने बनाए? अच्छा, अभी तक हज़ारों में डाउनलोड्स हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अभी जो दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है वो ये व्यापारियों का जो ईमेल एड्रेस ना होना है, हाँ। क्योंकि वो कंटेंट अपलोड करेंगे तो फिर वो रहते भी जिस तरह से दूर देहात जिन देहाती इलाकों में, लेकिन हम उसका आज PITB को कह दिया हमने, इंशाल्लाह उसका भी हल निकल आएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, देखें कि लोगों का कितना फ्यूल बचता है, बारिश हो जाए, अपना ईद उल अज़हा के करीब मानसून की भी प्रोडिक्शन है तो लोग ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, बायर और सेलर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे तो व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह करके और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, डेटा भी आ जाएगा। और आपको पता है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एक सॉफ्टवेयर है पाइट्स, उसके अंदर एनिमल का कलर, वेट, वो सब इसमें उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो इसको इस तरह करके हम लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक कोई डेटा इकट्ठा हो सका कि यहाँ पे कितने जानवर जो हैं उनके हवाले से अपडेट किया जा रहा हो? मैंने आपको किया ना, अभी तक हज़ारों में लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। अभी कंटेंट लगा हुआ है कुछ, बट अभी उसकी ट्रैफिक मजीद बढ़ेगी। ठीक है, वैसे आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा, ये किसी व्यापारी से बात की हो या कुछ किया हो ताकि हमारी कोई भी एक कॉमन हमारे हर डिवीजन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर इन लाइजन विद ऑल द व्यापारीज, और जो उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ईमेल का आपको बताया, इस तरह करके दे आर एंगेजिंग विद देम एंड होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। ये तो आपने व्यापारी वाली साइड बताया ना, बायर को क्या मसले आ सकते हैं? बायर को कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि जो वो देख रहे हैं वो उसको मिलेगा। सर, सबसे पहले तो बहस का मसला, चले आप मार्केट में खड़े हैं ना, बहस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इस पे व्हाट्सएप पे हमने तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, लोगों के पास सेलर का नंबर होगा, दे कैन इंटरेक्ट ओवर सोशल मीडिया। तो वो कैसे होगा? क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं ना, आप कहेंगे लाख में कहूंगी नहीं 17,000, कहोगे नहीं लाख में नहीं भाई 17,000। आप अपना ऐप के अंदर जो है ना वो फीचर सेट कर सकते हैं कि आपकी प्राइस रेंज क्या है। अच्छा, तो वो आई थिंक जब हमने तो एक मीडियम दे दिया लोगों को कि वो इस पे इंटरेक्ट कर लें और कर लें, तो जब लेट्स से उसको एक सेलर का बायर को पसंद आ जाता है उसका प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस गोट आ जाती है, तो वो उसको मैसेज करेगा, वो मैसेज में दे कैन कम्युनिकेट, वो हो जाएगा। हमने तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि यार आप इस तरह भी ले सकते हैं। हम उसमें नेगोशिएशंस में प्राइस बार्गेनिंग और इन चीज़ों में तो नहीं गवर्नमेंट का कोई लेना देना, गवर्नमेंट का तो काम है एक सहूलत देना, वो हमने दे दी। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो बायर के हैसियत से बात कर रही हूं। आपने तो एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, आपने मुझे कहा कि सर आप 70 से 80 हज़ार की कैटेगरी में आपने हमने बता देना कि मेरा ये चीज़ मुझे चाहिए। मैं काम करूंगा ना, मैं तमाम व्यापारियों को कह देता हूँ आपको तो 30% ऑफ देंगे। ठीक है ना, चले ये भी बेस्ट है कि 30% ऑफ मुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं ना कि कितने लोग आते हैं, उसके ऊपर ऐप पर नहीं है, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम लोगों का फायदा होना चाहिए ना। अगर अब मुझे वो 70,000 रुपए में वो मैक्सिमम फायदा होगा ना, देखिए उन्होंने एक प्राइस रेंज दे दी होगी, उसके बाद वो दोनों के पास जब एक दूसरे का कांटेक्ट आ जाएगा, देन दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। और फिर अगर उसमें ये हो जाए कि व्यापारी घर पे बकरा लेकर आ गया है और सास ही मेरी कह दें कि नहीं ये बकरा तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? बंदा वहां पे तो गया।
देखें अगर नहीं आया तो वापस ले जाएगा, लेकिन वी शुड जितनी स्क्रीनिंग हो चुकी होगी और जितनी कम्युनिकेशन हो चुकी होगी, मुझे लगता है बहुत 2% चांस है इस चीज़ का होने का। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपने कहा ना कि आपने बाहर में के ये मामला देखे, उसके बाद आपने ये फील किया कि हाँ पाकिस्तान में भी इस किस्म की ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। सर मीनवाइल ऐप तो छोड़िए, मेरा लास्ट ईयर भी जब जाने का इत्तेफाक हुआ था मवेशी मंडी, अच्छा मैंने इसलिए तो हमने ऐप डाउनलोड किए कि बच्चे ख़वातीन बेचारे गर्मी में वहाँ जाएं, उससे बेहतर नहीं है कि 1 क्लिक पे दे कैन बाय। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तो हम देखेंगे जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम उस ऐप के बारे में ये नहीं कह सकते कि कितनी बुरी है या ये मसाइल हैं, वो मसाइल इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि ये मसाइल हो सकते हैं, तो इनको भी मजीद सॉर्ट किया जा सके। इस बार जो पंजाब के अंदर लगने जा रही है कैटल मार्केट, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो कितने बड़े पैमाने पर लगने जा रही है? कैटल मार्केट्स शाहपुर कांजरा में लग रही हैं, पूरे पंजाब में बड़ी बड़ी कैटल मार्केट्स लग रही हैं, और उसमें तमाम तर लोगों को सहूलियात देने के लिए भी हमने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को कह दिया है, सफाई का निज़ाम होगा, ठंडा पानी लोगों को मिलेगा, अपना ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए पुलिस को भी कह दिया है अपना, उसके लिए जानवरों की देखभाल के लिए भी सारे इंतजाम कर लेंगे। जानवरों की देखभाल का मामला आपने कहा ना, एनिमल सेफ्टी जिसको आप कहते हैं। सवाल ये कि ना इब्राहिम साहब, अभी भी ना मतलब कुछ दोस्तों से अजीजों से बात हुई है, लोगों की ना गर्मी इतनी है बकरे भी मर रहे हैं, जी हाँ। तो क्योंकि बकरा गाय की निस्बत थोड़ा सा जरा कमजोर छोटा सा जानवर होता है, तो हम इंतजाम कर रहे हैं कि थोड़े बहुत टेंट्स में उस तरह के टेम्परेचर कूलर्स वगैरह रखे, वाटर कूलर्स भी रख रहे हैं ताकि लोगों को जो व्यापारी हैं उनके लिए सहूलियात दी जाए। और जहाँ तक गर्मी की बात है वो तो डेफिनेटली है। अब उसके लिए इंशाल्लाह अगले साल हम नई कैटल मार्केट्स बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर क्वारंटीन जोन्स, शेड्स बेहतर, ताकि लोगों टेम्परेचर, ताकि ये जो एक्सपोर्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम लोग पूरे करके दे सकें। 14 बिलियन का इस साल हमारा इस वक्त आज पड़ा है, पिछले साल हमारे पास 5 बिलियन, इस साल हमने डबल ऑक्शन की है। अच्छा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार 10 बिलियन की जो है ऑक्शंस हुई हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये मैं कोई आपको अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा, ये एक हिस्टोरिक है और इस वक्त कंपनी मतलब ये डबल हो गया है बेसिकली पिछले 1 साल में। ये कहना आसान है कि डबल हो गया है, तो कंपनी का रेवेन्यू आज 14 अरब पे, अगले साल तक ये 25 अरब पे चली जाएगी कंपनी। जब मुझे मिली थी तो 3-4 अरब रुपए। अब लास्टली वो जो आपकी ऐप है उससे मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि सर जब आपने प्लेटफॉर्म तो दे दिया, लेकिन क्या यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाले मामला होंगे या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं? अभी सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी इंशाल्लाह अगले साल और चंद महीने बाद हम हमारे पास ऑप्शन थी डेबिट क्रेडिट कार्ड की, लेकिन अभी अब जिस तरह देख रही है लोगों को ईमेल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये लाहौर में और बाहर के लिए तो इशू नहीं होगा, लेकिन जो व्यापारी है उसके लिए थोड़े से मसाइल रहेंगे। लेकिन अगले साल हम मजीद ऑप्शन देंगे, जायज़ ई कैश और ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वाकई बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और उनके डिपार्टमेंट ने कि एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से अपनी पसंद का बकरा, अपनी पसंद की गाय, अपनी पसंद का ऊंट देख सकते हैं। और कहते हैं ना कि कुछ करने से ही बेहतरी आती है, तो अभी आप इस्तेमाल कीजिए, रजिस्टर्ड हुई, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि क्या ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो मजीद अच्छे हो सकते हैं, क्या टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको मजीद ठीक किया जा सकता है, और क्या बेहतरी सोसाइटी में लेकर आई जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जो आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमारे सेगमेंट में हम शामिल करने जा रहे हैं कुछ मज़े की स्टोरीज और हमारी रिसर्च। तो पहली खबर कुछ ऐसे है कि खलाई प्रोग्राम में पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली और पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना कर दिया गया है। तर्जुमान स्पाको ये बता रहे हैं कि सैटेलाइट चीन के शीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मदार में भेजा गया और 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासिलाती आलात से लैस है। इस सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान की तूलो अर्ज में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फ्राहम की जा सकेगी, जबकि सैटेलाइट ज़मीन से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में इस वक्त अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट कर रहा है और 3 से 4 रोज़ तक वहाँ पर उसे लग भी सकते हैं। सैटेलाइट ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के खिलाफ मौशी सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये एक इंतहाई अहम जो ये मामला है, ये भी देख रहे हैं आप
कि किस तरीके से ये इसका इनेकाद हुआ, और ये हम देखते हैं कि आई विश के आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस तरह की बहुत और सी कामयाबियां मिलें। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आपको एक और एक अहम खबर जो है, एक अच्छी सी रिसर्च है, उसके बारे में आगाह करते हैं कि जहानत की बात हो तो सदियों से हमने देखा है कि साइंसदान परिंदों को अहमक समझते थे, मगर एक परिंदा जो उन्हें हमेशा से हैरान करता आ रहा है वो कौवा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान साइंस ने जाना है कि कौवे चीज़ें बनाने, ज़ख़ीरा करने और टूल्स की निगहदाश्त की सलाहियत रखते हैं। वो खेलना पसंद करते हैं और अपने अंदर बहुत ज़्यादा कीना भी रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस किसी को भी कौवे का सामना हुआ है वो जानता है कि ये परिंदा काफ़ी ज़हीन होता है और इसीलिए इसे सयाना कौवा भी कहा जाता है। वैसे मेरा भी कौवों के साथ एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है, वो स्टोरी के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एनीवेज, अब एक नई तहकीक, जो एक नई रिसर्च सामने आई है, वो ये है कि हमारे अंदाजों से भी ज़्यादा ज़हीन होते हैं ये कौवे। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कौवा 1 से 4 तक बुलंद आवाज में गिनती कर सकता है। यह परिंदा न सिर्फ गिनती कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है, बल्कि स्क्रीन पर नंबरों को देखकर उसके मुताबिक कां भी कर सकता है। तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी की इस दिलचस्प रिसर्च में यह मालूम हुआ है कि कौवे जिस तरह नंबरों को शनाख्त और उसके मुताबिक रद्द अमल जाहिर करते हैं, वो इंसानों से मिलता जुलता अमल है। तो कौवे और इंसानी बच्चे लगभग एक ही तरह गिनती करना सीख सकते हैं और बहुत तेज़ी से शनाख्त भी कर लेते हैं कि उनके सामने कितनी तादाद में कितनी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये रिसर्च बुनियादी तौर पर बच्चों की गिनती सीखने के अमल से ही मुतासिर होकर की गई है। लिहाजा 3 यूरोपीय नस्ल के कौवे इस तहकीक के दौरान इस्तेमाल किए गए और उन्हें मुख्तलिफ तरबियती जो प्रोसीजर्स हैं उनसे गुजारा गया और जो रिजल्ट सामने आए उनसे पता ये चला कि इन परिंदों के सामने जितने नंबर्स लिखे नजर आते हैं वो उतनी बार आवाज़ निकालते हैं। यानी 3 नंबर नजर आने पर कौवा 3 बार कां करेगा और 10 सेकंड्स के अंदर ही करेगा। जब वो नंबरों के मुताबिक आवाज़ निकालते हैं तो वो टच स्क्रीन को अपनी चोंच से दबाकर अपना टास्क कंप्लीट होने की गारंटी देते हैं। तो दुरुस्त गिनती पर उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाता है और इस रिसर्च के नताइज जो हैं वो जनरल साइंस में शाया हुए हैं। तो ये उम्मीद है आपको स्टोरी बड़ी ही पसंद आई होगी। और जो अच्छा मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस रिसर्च को लेकर, जो मैं बता रही थी कि मेरा हम लोग गए थे, स्कूल में थे एक ट्रिप पर और वहाँ पर हम सब जितने भी फ्रेंड्स थे हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा खोला और हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए जैसे ही बैठे तो कौवों का एक झुंड आया और यकीन जानिए वो जितने भी हमारे पिज्ज़ा बॉक्स थे वो सारे उड़ा कर ले गए। ये मेरा आंखों देखा हाल है और उसको कहते ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो ये एक वो वाली सिचुएशन थी हम सभी दोस्तों के लिए, सभी लड़कियों के लिए। और उसके बाद वहाँ पर जितने कौवे थे वो लोगों के जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको लेकर वहाँ से भाग गए। एनीवेज, एक और इंटरेस्टिंग सी रिसर्च है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हम अक्सर किसी इमारत की बालाई मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली ऑफिस के भी ऊपर 3rd फ्लोर पर जब मैंने होता है तो मैं लिफ्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन एक लिफ्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में क्या है वो ये है कि इस बात पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि ज़्यादातर लिफ्ट जो हैं वो बड़े बड़े कदावर आईने लगे होते हैं, जबकि उसका सफ़र चंद सेकंड्स या मिनटों पर मुहित होता है। इन शीशों का मकसद ये नहीं होता कि आप उसमें बाल संवारें या फिर लिबास को दुरुस्त करें, बल्कि लगाने वालों ने किसी और मकसद के तहत ये शीशे लगाए होते हैं। इनको लगाने की वजह एक नहीं बल्कि कई हैं और वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोगों को किसी बंद कमरे या किसी भी ऐसी जगह पर घुटन और खौफ का एहसास होता है और लिफ्ट भी डेफिनेटली एक ऐसा ही मकाम है। तो ये वजह है कि लिफ्ट के अंदर जगह और ऑक्सीजन की मिकदार महदूद होती है और लिफ्ट के हरकत करने से चंद अफराद में एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाती है, मगर आईने में देखने से उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यही वजह है कि इस लिफ्ट को के अंदर इतने सारे शीशे आवेज़ा किए जाते हैं। अभी एक अहम खबर है, जाने से पहले वो अहम खबर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ से अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक मुलाकात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। तो आर्मी चीफ से अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको अपडेट किया था कि जब अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने उनका दफ्तर खारजा इस्तकबाल किया। आज अजरबैजान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी GHQ आमद पर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है।
अपडेट हम आपको दे रहे हैं एक बार फिर से। इलाकाई अमनो इस्तेकाम बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू के और मुलाकात के जो तस्वीरी मनासिर हैं वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात हुई है। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की कल आमद हुई थी दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद, और वहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उनसे भी अहम मामलात पर उनकी गुफ्तगू हुई। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ जाता है, और इस वीक का भी मंडे टू फ्राइडे आप देख रहे होते हैं पाकिस्तान। जुमे का दिन है, जाइए जुमे की नमाज अदा कीजिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और आज जो हमने आपको बताया है उसको अपने पल्ले से बांधिए कि स्ट्रीट फूड्स को खाते वक्त खासी एहतियात बरतें। समर वेकेशंस हैं, बच्चे घरों में हैं, चाहे कोई गोले वाला आ रहा है, चाहे कोई ठंडी कुल्फ़ी वाला आ रहा है, चाहे कोई ये अम्बी चटनी और ये इमलियाँ बेचने वाला आ रहा है। अपने बच्चों को इस किस्म के खानों से महफूज रखकर कोशिश करें कि उनको घर का बना हुआ सेहतमंद खाना खिलाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।